वंदे मातरम साथियों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज संविधान की इस कक्षा में पार्ट 6 को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चलाई जा रही है संविधान की, इसका ये पार्ट 6 है। और इससे पहले 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से उन सभी को देख भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड अन्य वीडियो आई बटन पे भी लगाए गए हैं, उनको भी देख सकते हैं। जो वीडियो में ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करके वहाँ से भी आप इससे रिलेटेड लिंक को देख सकते हैं। और ज़्यादा सर्च के लिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जल्दी से दिख जाएगा वहाँ से। आइए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। और ये आज की 6ठी कक्षा है भारतीय संविधान की। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज के जो सारे प्रश्न हैं वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका, और इसमें राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के बारे में प्रश्न जो बनते हैं महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? आइए ऑप्शन चेक करते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट है 51। अनुच्छेद ऑप्शन बी जो दिया गया है उसमें लिखा है अनुच्छेद 52। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 53 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 54 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 51 जो लिखा गया है, आपको पता होगा ये तो भाग 4 में आता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसलिए ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन सी देख लेते हैं। हाँ, इस प्रश्न के आंसर के रूप में ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और यहीं पर बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो इसी अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है 54, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? प्रश्न को बहुत सही से ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? नहीं पर जाना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, ऑप्शन सी है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आइए बंधुओं, हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है संविधान में कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर सही है, क्योंकि ऑप्शन बी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्यपाल के पास हैं, ना कि राष्ट्रपति के पास। आइए ऑप्शन सी भी चर्चा कर लेते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना। भाई ऑप्शन सी में जो लिखा गया है वो आपको अभी बताया था मैं कि जो है अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगी है और किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ानी है, तो वो किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? कौन उसको बढ़ा सकता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न 3 का आंसर होगा बी, संसद द्वारा। संसद द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि उस समय बढ़ाई जा सकती है जब आपातकाल लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसे शामिल नहीं किया गया है? आइए ऑप्शन चेक करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, अभी मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर शामिल हैं या नहीं है। ठीक है,
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा, बाकी तो सभी हो सकते हैं क्योंकि अदरवाइज प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, हाँ ये शामिल किए जाते हैं। बी ऑप्शन है राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, इनको भी शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। सी है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन भी, तीसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है। ऑप्शन डी कहता है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। बंधुओं यही आंसर होगा क्वेश्चन 4 का डी, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं, यहीं पे अटॉर्नी जनरल भी लिखा गया है, उसे महान्यायवादी कहते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में है संसद, सी ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय। आइए ऑप्शन की तरफ देखते हुए आंसर को करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है। संविधान के अनुच्छेद 71 मतलब 71 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए प्रश्न को बहुत सटीक तरीके से पढ़ते रहिएगा। आप लोगों को पढ़ते समय या वीडियो को देखते समय ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये सामान्य प्रश्न है। प्रश्न तो देखने में सामान्य है लेकिन इनकी प्रकृति असामान्य है, सामान्य नहीं है। परीक्षा हाल में इनकी वैल्यू कुछ अलग ही तरीके से होती है। आपके पास न समय होता है सही से फोकस करने का, ना ही उनको इतना ध्यान दिया जाता है। प्रश्न सरल ही अधिक गलत होते हैं, ये भी आप लोगों का आकलन रहा होगा अगर आपने कुछ भी परीक्षाएं दी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो भी प्रश्न सीरीज चलाई जा रही है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सबके लिए इतनी बेहद उपयोगी है कि मैं गारंटी ले सकता हूं कि प्रश्न इन्हीं वीडियोस से आने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें प्रश्न 6 का आंसर चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि उसकी आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है पढ़ा लिखा हो, पता नहीं। ऑप्शन सी कहता है देश का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है उसे देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और क्या कहा जाता है कि उसे लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसमें बी ऑप्शन दिया गया है पढ़ा लिखा हो, तो आंसर यही होगा। पढ़े लिखे होने की कोई इस तरह की योग्यता वर्णित नहीं है। जिस तरह की संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, वहाँ पर पढ़ा लिखा होना कोई कंडीशन नहीं दर्शाई गई है। तो ऑप्शन बी प्रश्न 6 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो, और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब कहा गया है प्रश्न में कि दोनों ही खाली हो जाएं, राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। आप सही से पढ़िएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद पूछा गया है, वहाँ पे आप सही से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न 7 का आंसर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं अशांति, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, इसके लिए पूछा गया है आपसे एक अनुच्छेद। आइए बात कर लेते हैं इन अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 355 दिया गया है, अनुच्छेद 356 दिया गया है, अनुच्छेद 352 दिया गया है। इतने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या होंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं और पहला आंसर देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर तो होगा सी, 352। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सी ना होकर आंसर होगा ए। 352 में तो केवल आपातकाल की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का दायित्व या कर्तव्य की बात कर रहे हैं,
तो प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है और इसमें देखेंगे कि भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कुल कितनी बार लगाया गया है। ऑप्शन चेक करते हैं, 5 बार, बी है 4 बार, सी है 1 बार और डी है कभी नहीं। तो आप लोगों को पता होगा वित्तीय आपातकाल का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि आपातकालीन व्यवस्था है वो हमारे जर्मनी के सिद्धांत से ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है महान्यायवादी, बी है कैग और सी है राज्यपाल। बंधुओं, डी ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा डी। इन तीनों व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चाहे आपका महान्यायवादी हो, चाहे कैग हो और चाहे राज्यपाल हो। बंधुओं, आपको पता होगा महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अब आपके पास बचते हैं कैग और राज्यपाल। आप दोनों के लिए बताएंगे कि जो है कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में उल्लिखित है और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये इनमें से कोई 3 अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होंगे और कोई एक अधिकार ऐसा होगा जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होगा। आइए देखते हैं। अध्यादेश जारी करना, आपको पता है अनुच्छेद जो है 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकाल की घोषणा करना 352 में दिया गया है। क्षमादान देना अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अच्छा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। तो क्वेश्चन जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 11 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अभी आपने एक प्रश्न ऊपर देखा था कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। इसमें पूछ लिया किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। आइए बात करते हैं। ऑप्शन ए है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की, ऑप्शन बी है वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है योजना आयोग के उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। अब बात यहाँ पर आ गई है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी नहीं उपरोक्त सभी आंसर ना हो के इसका आंसर होगा सी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बाकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आइए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन कब से। प्रश्न पूछा जाए, राष्ट्रपति कहा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो कार्यकाल काउंट कब से किया जाता है, वो कब से जो है पद पर रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने चुनाव की तिथि से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, ऑप्शन डी पद ग्रहण की तिथि से। बंधुओं, इस प्रश्न का आंसर होगा डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने समय के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु पूछा गया है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष कितने समय के अंदर प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। आइए आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी है 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी है 6 माह के भीतर और ऑप्शन जो डी है 1 वर्ष के भीतर। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। 1 माह के भीतर जो है आपातकाल की जो घोषणा है उसको स्वीकृत है तो संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है। बंधुओं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अनुच्छेद 356
भाई इसमें कहा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपातकाल लगाए जाने, मतलब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, अब बात है यहाँ पर बी ऑप्शन की। चलो बी ऑप्शन में अनुच्छेद 75 है। 75 में मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और जो है इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे कुल लोकसभा की सदस्य संख्या के उसकी कैबिनेट में। और ये प्रावधान जो है कि किसी मंत्रिमंडल में, संघीय मंत्रिमंडल में 15% से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं किए जाएंगे लोकसभा के सदस्य संख्या के, वो बताया गया था आपको 91 संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन। आइए ऑप्शन सी देखते हैं, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। तो क्वेश्चन 15 का आंसर होगा डी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न 16 की, और प्रश्न 16 कहता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। अमूमन देखा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिंदु पर दोनों असहमत हैं और कोई बिल पास करना जरूरी है और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक अधिकार प्रदान किया गया है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, आहूत कर सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की बात की गई है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनके लिए आर्टिकल 89 है, 89। ठीक है, 89। और जो लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, उसके लिए आर्टिकल है आपका 93। ठीक है, और संसद की अगर बात कर ली जाए तो संसद आपके संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब कोई हमारे कंट्री का कोई क्षेत्र है, कोई राज्य का कोई विशेष एरिया है और उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो इसके लिए संविधान में किसको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 17 का आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। उस व्यक्ति को देखना है, उस पदाधिकारी को देखना है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो करता है। आपको पता है कि अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी अनुच्छेद में बताया भी गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राज्यसभा का सभापति, बी है कैग और सी है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन 18 का आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित आर्टिकल है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। चलिए आंसर को देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा उससे पहले ऑप्शन चेक कर लें। लोकसभा का अध्यक्ष, भाई ये तो करता नहीं है, ना ही राज्यसभा का सभापति करता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बचा है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है संसद में उसको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है। मतलब कहा गया कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ऐसा बताया गया कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह माननी होगी। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 85, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 86, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 101 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 74। बंधु इस प्रश्न का आंसर तो होगा 74। चलिए बाकी अनुच्छेद भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 का आंसर है डी और डी आंसर के बाद हम चेक करते हैं ऑप्शन ए 85। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि संसद का सत्र कब कैसे
किसके द्वारा शुरू होगा, उसका सत्रावसान कौन कर सकता है, संसद का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, ये बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 86 में जो बात कही गई है वो है संसद के सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो जो है जब भी कोई किसी भी सदन का सत्र प्रारंभ होगा तो उससे पहले वो उसका विशेष अभिभाषण करेगा और उनको संदेश भेजेगा। ये अनुच्छेद 86 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 101। इसको आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे जिससे मुझको जानकारी मिलती है कि आपने अंततः पूरा वीडियो देखा है। ठीक है साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।